बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। इस वक्त पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर इतने ज़रूरी हैं कि जब भी वो लाइव बात करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के सारे चैनल्स उनको दिखाते हैं। क्यों ज़रूरी हैं ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। हम ये तो जानते हैं गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को सरेंडर करें, उन्होंने वाजे कर दिया हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं। कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप वो बातें कर रहे हैं जो नेतन्याहू करते हैं, इजराइल के सदर करते हैं, और लग ऐसा रहा है कि चेहरे दो हैं बातें एक ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि चेहरे तीन हैं बातें एक ही है। वो कौन से तीन चेहरे, आपके सामने ये फैक्ट रखना चाहूंगा। हम ये जानते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी तकरीबन शहीद हो गई है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में फैक्ट्स को जमा करना, जोड़ना, 2+2 करना, हकीकत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना जा रहा हूं जिसके बारे में पहले हम कयास आराई करते थे, लेकिन अब ईरान इजराइल जंग शुरू होते ही वो बहुत सारी कयास आराइयां हकीकत बनती जा रही हैं। पहली हकीकत जो आपके सामने रखना चाहूंगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के नेतन्याहू हो या भारत का मोदी, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। इनका मकसद एक ही है। मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया? ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिस प्लान को उस वक्त ईरान में जो बड़ा प्लान है वो इस वक्त ईरान में एग्जीक्यूट हो रहा है। पाकिस्तान को ईरान जंग के दौर से हमें याद रखना चाहिए, ये जंग से दूर रखने के लिए पाकिस्तान को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही जंगी माहौल जैसा तनाव कायम किया जाए और पाकिस्तान किसी और की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना। एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने मुखबरी की ईरान में, बताया कि अहम तंसीबात कहां हैं, अहम मालूमात दी कि लोग कहां बैठे हुए, अहम शख्सियात कहां बैठी हुई है, लोकेशन से आगाह किया। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमें आपको 10 साल पीछे लेके जाना होगा। साल 2015 में जब चाइना पाकिस्तान के अंदर सी पैक ला रहा था और ग्वादर पोर्ट बना रहा था, तो उस वक्त हम जानते हैं कि ईरान और भारत के दरमियान चाबहार पोर्ट का मुआहदा तय पाया। साल 2018 तक ईरान भारत का जो तिजारती हजम था वो 21 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। यानी ईरान और चाइना भी लीगली तेल ले रहे थे ईरान से, पाकिस्तान नहीं ले रहा था। खैर, साल 2018 में ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को कई तिजारती पाबंदियों से जो ईरान पर आयद थी उससे मुस्तस्ना करार दे दिया। वजह क्या बताई, मकसद क्या बताया? अफगानिस्तान में तरक्याती माल की तरसील को पाकिस्तान के रास्ते से निजात दिलाना था कि पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो हम अपना रास्ता बना लें। चाबहार पोर्ट बनने से भारत अमेरिका और अमेरिका भारत में ईरान के रास्ते माल पहुंचाते रहे। भारत अब तक चाबहार पोर्ट पर 37 करोड़ डॉलर, 370 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर करते हैं कि जो ईरान के अंदर से इजराइल की मुखबरी हुई है वो वहां मुकीम भारतीयों ने की है। भारत की ईरान पोर्ट में की गई 37 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी तकरीबन डूब चुकी है इस जंग के बाद। लेकिन भारत को इसका गम नहीं है, क्योंकि जब पीछे इजराइल और अमेरिका जैसे लोग हों तो फिर पैसे डूबने का क्या गम। जानते हैं कि पैसे तो पूरे हो गए, प्लान कंप्लीट हुआ। आपको यह बताऊं कि इजराइल अमेरिका के लिए यह बहुत छोटी सी रकम है। अब आपको दूसरी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और हकीकत बताना चाहता हूं जो जरूरी है समझना। ईरान ने जो इजराइल के शहर हैफा को निशाना बनाया है, हम ये जानना, अब आपके लिए जानना जरूरी है कि हैफा इजराइल का टेक्नोलॉजी हब है। यहां आईटी की बहुत सारी कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, सबकी ऑफिसेज यही हैं। और इसके अलावा यहां पर तेल की ऑयल रिफाइनरी है एक बहुत बड़ी, और इस ऑयल रिफाइनरी से जो तेल पैदा होता है वो हम जानते हैं कि वो तेल पोर्ट के जरिए पूरी दुनिया को पहुंचाया जाता है। और यहां पे जो हैफा पोर्ट है वो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी है। इनफैक्ट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 70% उस पोर्ट का मालिक भारत है, मोदी का यार अडानी है। अब आप खुद सोचिए कि जो ईरान जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है और इजराइल जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का गठजोड़ क्या है, तो यकीनन मैं समझता हूं थोड़ी सी आपको अपने दिमाग को मजबूत और बेहतर ताकत देने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप की गुज़िश्ता रात की ट्वीट हो, अब से थोड़ी देर पहले का उनका बयान हो, जिसमें वो जूम आने बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं आई लव पाकिस्तान, दूसरी तरफ कहते हैं मोदी इज फैंटास्टिक। शायद उनको फैंटास्टिक टी तो खैर इंडिया वालों को याद दी है, लेकिन ट्रंप की नजर में मोदी इज फैंटास्टिक। तो अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जंग मैंने रुकवाई और वो हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट ये है जिसके ऊपर मैं पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूं कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के
बॉर्डर्स पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब सीज फायर नहीं होगा, असल मिशन हम हासिल करेंगे इस जंग से। और हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अमेरिका में 5 रोज़ा दौरे पे हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आज तीसरा रोज़ है और आज बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा कि हमने 2000 के करीब जंग शुरू की अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान पे 25 साल गुजर गए हैं, उसके असरात महसूस कर रहे हैं हम। अभी इजराइल ईरान जंग के अंदर जो अपना किरदार अदा करेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके असरात अगले 50-100 सालों तक पाकिस्तान पे पड़ेंगे। इसके ऊपर आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ कमाल मेहमान मौजूद हैं, उनको मजीद इंतजार नहीं करवा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा पहले बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं वेलकम करना चाहूंगा रिजवान खानजादा साहब को, पीटीआई से मैं कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू खानजादा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं वेलकम करना चाहूंगा प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो साहब को, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। खोड़ो साहब थैंक यू सो वेरी मच। सैफुद्दीन एडवोकेट फ्रॉम जमात इस्लामिया में ज्वाइन करेंगे। रऊफ सिद्दीकी फ्रॉम एमक्यूएम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपके कीमती वक्त के लिए। आगाज करना चाहूंगा खोड़ो साहब आपसे, आप सीनियर हैं, आपकी नजर में ये जो जंग छिड़ी है जिसके अंदर लग ये रहा है कि पाकिस्तान वही करेगा जो शायद अमेरिका कहेगा, आपकी नजर में पाकिस्तान को अपने मफादात को पहले मद्देनजर रखना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग जो होने वाली है आज उससे? निसार खोड़ो साहब। आई थिंक स्टिल कैन नॉट हियर मी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रऊफ सिद्दीकी साहब आपको यह सवाल पहुंच चुका है, मुझे पूरा यकीन है, प्लीज आप जवाब दीजिए। सबसे अहम तरीन जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये सबसे बड़ी जो इतनी हॉस्टाइल क्रिएशन है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है जिसने जल्दी पे तेल का काम किया, ये बुनियादी तौर पे उसी का तसलसल है कि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर बाय फोर्स लाया जाए। ट्रंप आज से नहीं हमेशा से ये एग्रेसिव मूड भी रहते हैं और एक लम्हे में माफी मांगने से पीछे नहीं हटते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल अमेरिका के लिए है कि जहां पर ईरान ने एक भी मिसाइल मारा है ना, तो ये उसकी बहादुरी की अलामत है और ये सब उनकी बुज़दिली की अलामत है, जिसपे G7 ने मिलकर अपनी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मिलकर इजराइल की मदद कर रहा है। और आज जैसा आपने कहा कि जो वहां से मुखबरी हो रही है, क्योंकि बगैर मुखबरी के, बगैर इंफॉर्मेशन के, इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इजराइल के पास आ रही है, उसमें भारत का तो मेन कलीदी किरदार है, क्योंकि वो तो स्पाइसिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन खुद ईरान के अंदर जो 80,000 यहूदी बैठे हैं, वहां से जासूस मिलना इजराइल के लिए कौन सी मुश्किल बात है। लिहाजा ईरान को अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को बहुत वॉच करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। कुरान ने बड़े वादे तौर पे कहा है कि ये आपके दोस्त और अहबाब नहीं है। अगर ट्रंप कह रहा है कि हम पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये कोई मोहब्बतों में नहीं बात हो रही है, ये अपने इनके इंटरेस्ट है और इनको पता है कि चाइना इस वक्त मेन कलीदी किरदार अंजाम दे रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आप देखें कि उसका जो परसों का बयान आया है चाइनीज उसका, कि जिसने ट्रंप के बयान के ऊपर इसने कहा था कि ताकत मैटर नहीं करती है, और फिर उसने जिस तरीके से मिसालें दी कि बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई अपने तमाम हथियारों के साथ। तो असल तो बात होती है उस जज्बे की, सरशारी की। और इस वक्त मुस्लिम दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के अवाम, बेशक सर 2 अरब से ज्यादा मुसलमान का दिल ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ और गजा के साथ धड़क रहा है, और वो एक एक चीज के ऊपर खुश हो रहे हैं। राइट सिद्दीकी साहब, अलाउ मी खोड़ो साहब, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मैं थोड़ा जोर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्लियरली सुन सके। खोड़ो साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। हम जानते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो अफगानिस्तान के जंग में शरीक होने का फैसला किया था, उसके असरात आज भी हम महसूस कर रहे हैं 25 साल बाद। ये जो ईरान इजराइल जंग है, इसके भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। खोड़ो साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात से, और इस पूरी सूरत हाल पे आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप एक ही टीम का हिस्सा हैं? देखें, हमने इस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के जो स्क्रिमिशेस हुए, या जिसको आप मिनी वॉर कह सकते हैं, उसमें हमने ट्रंप साहब के किरदार की तारीफ की है। अब ये तारीफ इसलिए की थी कि उन्होंने बीच में पड़कर सीज फायर करवाया, लेकिन असल मसला है नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना।
जिसके लिए बिलावल साहब अपने वफद के साथ सारे मुल्कों में, यूएन हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, इंग्लैंड हुआ, हर जगह अपनी मौक़िफ़ को बता रहे हैं कि ये लड़ाई हुई, ख़त्म हो गई, लेकिन इश्यूज उठाए गए थे इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पर और दूसरी चीज़ों पर। इसको सेटल करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना ज़रूरी बन जाता है, और हो सकता है हम बायलैटरल डिस्कशन में कुछ हासिल न कर सकें, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को कुछ एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक। सो योर एक्सपेक्टेशंस आर कि पाक इंडिया रिलेशंस में कुछ पेशरफ्त होगी इस मुलाकात से? ये हम सबको पता है कि इंडिया के हमारे साथ 1970 से या उससे भी पहले 65 की वॉर भी हुई, 50s की वॉर भी हुई, और ये सब कुछ ये चलता रहा है। शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह पे हुई हो, लेकिन उसके बाद भी बायलैटरल डिस्कशंस कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं। हमारे नाते रिश्ते जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल से बढ़ जाते हैं, काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब अगर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, मिलेंगे तो ठीक है, और अपना वो नुक्ते नज़र पाकिस्तान का जी प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करेंगे, और शायद उनके ऊपर यही कहेंगे कि जी हाँ, इसमें आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पॉइंट टेकन खोड़ो साहब। अलाउ मी सर, जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन साहब काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं। खानदादा साहब मेरे बड़े करीब है तो मैं उनको इंतजार करा रहा हूँ, सॉरी खानदादा साहब। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आप लोग हमेशा इस अमेरिका का नाम लेते रहे हैं और आप कहते रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुतालबात रखने चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एडवोकेट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, पाकिस्तान अमेरिका को और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के जितने भी तजर्बात अमेरिका के साथ हैं, पाकिस्तान की 77-78 तारीख में, वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका ने चाहे दोस्ती की हो चाहे दुश्मनी की हो, लेकिन दोस्ती के रूप में भी उसकी हमेशा दुश्मनी सामने आई है। उसकी डिप्लोमेटिक बहुत सारी बातें होती हैं जिससे लगता है बाज़ दफ़ा कि अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारी सपोर्ट कर रहा है, या जैसे अभी पाक भारत ये जो झड़प हुई थी, इसमें अमेरिका ने जो रोल प्ले किया, वो भी सब जानते हैं कि वो रोल इस वक्त प्ले किया जब पाकिस्तान की सुपरमेसी इस झड़प के अंदर साबित हुई। उससे पहले वाले अमेरिका कह रहा था, यही ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि ये लोग तो 1500 साल से लड़ते आ रहे हैं, इनको लड़ने दो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जो है बालादस्त हो रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके तैयारी गिरा दी है, उस वक्त हमने देखा कि फिर ट्रंप साहब बीच में आए और उन्होंने कहा जी हमने रात भर मेहनत की है और हमने इनका जो है पैचअप कराया है और हमने जंगबंदी करवाई है। देखिए ट्रंप साहब जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, वो यानी इस वक्त जो मुनाफिकत की बदतरीन इंतहा हो सकती है Correct. वो है, यानी Correct. ईरान के साथ उन्होंने 60 दिन तक बातचीत की, ईरान को बातचीत में उलझाया। और तो जब मैं एडवोकेट साहब कहता हूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी से भी इन्होंने ही करवाया ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर हो और ईरान की मदद को ना आए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान को मुस्तकिल ये किसी ना किसी जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। इन्होंने अफगान वार के अंदर 25 साल तक इन्हें उलझाए रखा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में मंशियात, असलाह, क्या चीज यहाँ नहीं आई, बदअमनी आई जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। फिर भारत को मुस्तकिल सपोर्ट दी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि आज की मुलाकात पाकिस्तान पर कई दिहाइयों तक असरअंदाज होने वाली है? बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद सारी बातें समझता है, पाकिस्तान की फौज बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि अमेरिका का क्या रोल है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब अगर मिलने गए हैं तो इंशाल्लाह बहुत हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वादे तौर पर रखेंगे। देखिए अमेरिका को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि अमेरिका कहीं पर भी कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं सब जगह नाकाम हुआ है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे लाओस हो, चाहे अफगानिस्तान हो। लेकिन अमेरिका की बढ़के, अमेरिका की बदमाशी जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है और मुस्तकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। यही मामला आप देखिए कि इस वक्त गजा के साथ हो रहा है, गजा में किस हद तक कत्लेआम हो रहा है, और ट्रंप का रवैया देखिए कि किस कदर गैर संजीदा है। कभी कहता है कि वहां पर हम जो है एक खूबसूरत शहर बसाएंगे, इन लोगों को निकाल के कहीं और ले जाओ, और अब ईरान का मामला आ गया है।
आप देखिए कि ईरान के साथ किस तरह धोखा देकर इन्होंने हमला किया है। नेतन्याहू 1992 से अमेरिका को इस बात पर उकसा रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है और ईरान को मुस्तकिल ईरान पर हमला करने के लिए उकसाता रहा। नेतन्याहू ने इराक जंग में अमेरिका को फंसाया, हमला करवाया और एक भी मास डिस्ट्रक्शन का हथियार बरामद नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अलाउ मी एडवोकेट साहब, आई विल कम बैक टू यू। आप देखिए अमेरिका का जो सदर है इस वक्त जो बात करता है वो हम करके करता है। इसराइल हमला कर रहा है और ये ट्रंप क्या फरमा रहे हैं कि ईरान की फजाओं पर हमारा कब्जा है। वो फरमा रहे हैं इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमको ये सबको बात समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका एक एक करके सबको देर करना चाहता है। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका का है, अमेरिका उस वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनका है। सुपर पावर होगी। अलाउ मी सर, मैं रिजवान साहब की तरफ बढ़ूं। काफी वक्त से उस सबर का मुजाहरा कर रहे हैं, ब्रेक भी करीब आ रही है। रिजवान साहब, योर व्यूज ऑन दिस होल मैटर सर। क्या आप भी समझते हैं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप एक ही टीम का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तला जतोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ईरान और इसराइल की जो जंग है, इसको समझने के लिए हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना और समझने की ज़रूरत है। करेक्ट। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सहाबाए कराम की बातें, वो समझने की ज़रूरत है। ये यहूद और नसारा और मुसलमान की जंग है। ये कोई माशी जंग नहीं है, ये कोई ताकत की जंग नहीं है, ये मज़हब की जंग है। इसको आप समझें। हज़ारों अरब का नुकसान अगर भारत अपना कर लेता है तो उससे कोई परवाह नहीं है। ये मज़हब की जंग है और हमें, आप यकीन करें कि हमें अपने दुश्मन को समझने की ज़रूरत है। ये सहूनी जो हैं मुसलमानों के दुश्मन हैं और तमाम सियासी पार्टियों को, अपनी आवाम को, अपने वर्करों को अपने मुल्क में आकर मीडिया पर बैठकर सच बोलने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आवाम को बता सकें कि जी हमारा असल दुश्मन कौन है। हमारा असल दुश्मन जो है वो अमेरिका और इसराइल है। बाकी बातें छोटे मोटे ये बच्चे हैं, भारत हो गया, नज़दीक हो गया, कभी हम ईरान से भी लड़ते रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जिस तरह हम PTI कहती है कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था, तो आप जनरल हमीद गुल साहब की बातों को ना भूलें। उन्होंने कहा था कि ईरान बहाना होगा, पाकिस्तान निशाना होगा। तो हमारी फ़ौज को भी समझना चाहिए, हमारी सियासी पार्टियों को भी समझना चाहिए कि आखिर ये दौलत आप कमाओगे, लेके चले जाओगे या दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान की तारीख को समझने की ज़रूरत है। कायदे आज़म के कत्ल से लेकर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कत्ल से लेकर, लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर, फातिमा जिन्ना के साथ इस मुल्क में क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा के साथ क्या हुआ और आज इमरान खान के साथ क्या हुआ है, इस बात को गौर से समझें। बिल्कुल ठीक। यूरोपियन यूनियन ने लिवेबिलिटी इंडेक्स तैयार किया है 2025 का, जिसमें है 173 मुख्तलिफ शहरों का जिक्र। 173 मुख्तलिफ, सारे भी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है और इसमें इंडेक्स बनाया गया है कि दुनिया का बदतरीन शहर कौन सा है रहने के लिए। पाकिस्तान नीचे से, यानी टॉप पे समझ लीजिए, 173 में से 170th नंबर पे आ रहा है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है रहने के लिए। इसकी वजूहात क्या है? इस इंडेक्स के अंदर जो सर्वे किया गया, इसमें हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और 30 से ज्यादा मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बुनियादों के ऊपर यह रेटिंग बनाई गई है और कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है रहने के लिए। इसके ऊपर सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से। और क्योंकि कराची पे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो खोड़ो साहब पहले आपकी तरफ आ जाता हूं। आपकी नज़र में जो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है रहने के लिए, ये सही बात है आपकी नज़र में या फिर ये एग्जैजरेशन है? सर, बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। देखें, बात सुने, पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर ये चौथा बदतरीन शहर है तो पहले 3 कौन से हैं? और मैं आपको बता देता हूं सर, नो प्रॉब्लम। एक ढाका है बांग्लादेश का, एक ट्रिपली है लिबिया का और तीसरा है डमेस्कस सीरिया का। और आप जानते हैं लिबिया और सीरिया में तो जंगें चली हैं, ढाका में भी अभी आज़ादी हुई है। हम लोग 76 सालों से आज़ाद हैं सर। देखें, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और दूसरे ममालिक भी हैं।
कराची इज एवर ग्रोइंग सिटी, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है। क्यों इन्फ्लक्स है? कि लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं, इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन है, ये भी अपनी जगह पे एक है। फिर उसके बाद यहाँ जो रहन सहन का जो तरीका है उसमें कुछ इल प्लानिंग ज़रूर हो सकती है, उसमें इन प्लानिंग हो सकती है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने घर बनेंगे, जितने घर बनेंगे उसके लिए सहूलतें मुहैया करने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी। पाकिस्तान का शहर कराची, क्योंकि दुनिया का बड़े शहरों में से एक शहर है, वो किसी लाहौर की बात नहीं करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। कैपिटल सिटी है ढाका, इसलिए उसकी बात करेंगे। दिल्ली जो है वो कैपिटल सिटी है इंडिया का, उसकी बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल मुंबई में भी मैं समझता हूँ कोई इतनी कोई ख़ास नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम दरबदर, रहने सहने के लिहाज से वहाँ भी गुर्बत, यहाँ भी गुर्बत। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान का कोई आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, किसी फुटपाथ पे सोता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको नजर नहीं आते सर वो लोग जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं कराची में सर? हमने नहीं एक सुने ना, मेरी काटे बात नहीं, हमने शहर को बतदरीज बेहतर करने की कोशिश की है, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की है, आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश की है। ये मैं मानता हूं कि दुनिया के 170 मुल्क में, 74 मुल्क में हमारा 170 पे नंबर आ गया। ये अपनी जगह पे बात सही है कि जी 174 मुल्कों को उन्होंने देखा, और 174 मुल्कों में हमसे कोई बड़े मुल्क, हमसे कोई छोटे मुल्क ज़रूर उसमें मेंशन हुए होंगे, लेकिन कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है तो इसलिए नुमाया है। हम कोशिश कर सकते हैं, परफेक्शन मैं नहीं मानता कि परफेक्शन है, राइट सर, और उसके लिए मुसलसल फंडिंग की ज़रूरत होती है, मुसलसल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, मुसलसल मुख्तलिफ चीज़ें करने की ज़रूरत है। अस्पतालें हों सेहत के लिहाज से, या रोड हों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, या स्कूल हों, या जो कुछ भी चीज़ें हैं, अवाम को सहूलत के लिए सबसे बड़ी बुरी बात तो है कि जी यहाँ बिजली की लोड शेडिंग है। अब बिजली की लोड शेडिंग के लिए हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट कर दिया गया, हमने नहीं किया, एक डिक्टेटर के ज़माने में प्राइवेट हुआ था। अब उसके इलेक्ट्रिक की जब लोड शेडिंग होती है तो लोग चीख उठते हैं। इस तरह से और दो चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर चीज़ें होती हैं वो कम मुयसर हैं। इसलिए हाँ, हमारी हालात, हम बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन हम मुसलसल जदोजहद कर सकते हैं। आपकी जिद्दोजहद बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, यू आर राइट। अल्लाह ताला आपको इस जिद्दोजहद में कामयाब करे, आपकी मेहनत में कामयाब करे। हर कराची का शहरी ये दुआ कर रहा है। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बड़ा स्टेक है कराची में, योर व्यूज ऑन दिस न्यूज़ सर, और जो बात खोड़ो साहब ने कही उस पर भी अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा सर। देखिए, पहली बात तो ये समझ लेने की है कि अगर खुलूस है, तामीर का खुलूस है, डिलीवर करने का खुलूस है, आवाम की मुश्किलात को हल करने का, तो आप यकीन करें हर चीज़ आसान भी हो जाएगी और उस पर कुदरत की मदद भी शामिल होती है। ये शहर बेअमा की ये हालत है, आप इस पर ट्रांसपोर्ट तो कर सकते थे, आप इसके ऊपर रेलवे ट्रैक तो बिछा सकते थे, आप ट्राम सिस्टम ही ले आते, सबसे फरसुदा। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे रीजन के अंदर तो है ही है, पूरे पाकिस्तान में तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन कराची के अंदर आप जरा स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए कि हजारों मोबाइल छिन जाते हैं एक महीने के अंदर, मोटरसाइकिलें छिन जाती है, गाड़ियां छिन जाती हैं, उसके ऊपर मर्डर हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में ये जितने भी पुलिसिंग यहाँ पर हो रही है उसके अंदर कम से कम मेरिट का जरूर ख्याल रखना चाहिए। मैं एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा हूँ, खोड़ो साहब इत्तेफाक से यहाँ मौजूद है, आपने अपने बजट में और इससे पहले जो थोड़ा बहुत रखा, इसको आप और ज्यादा कर सकते थे। ये बात मैं एमके के लिए भी कहूंगा कि भाई असेंबली के अंदर हाथापाई, गंदगी, गाली गलौज, ये दोनों तरफ, मैं पीपल्स पार्टी को भी कहूंगा, इनको भी, कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप ये बताने के लिए आवाम को कि हम आपके लिए घूंसे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और भाई आप ये सूबाई हुकूमत है, 15 बरस से मौजूद है ना, तो आप जाइए जाके उनसे एक नहीं 10 दफा जाके बात कीजिए, इसमें कौन सी इज्जत का मसला है। यहाँ शहर के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, आपका सबसे बड़ा स्टेक है
आप तो जाके मामला को हल कराए, आपके एमपीए हैं, आपके एमएलए हैं, तो आपको ये लड़ाई झगड़ा करके आप और दूरियां पैदा करते हैं कि जो थोड़ा बहुत काम हो सकता है वो भी ना हो सके। इस वक्त पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि जी सर, आप यहाँ के हक नुमाइंदगी को तस्लीम क्यों नहीं करते हैं? आपने यहाँ पर उन तमाम लोगों को लाके लगा दिया जिन बेचारों को मैं बेचारे कहूँगा, उनको तो इलाकों का नहीं पता, सड़कों का नहीं पता। यहाँ पे ऐसे 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 अफसर लगे। ठीक सर, पॉइंट आ गया। खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब, और दो मेहमान और भी इंतजार कर रहे हैं। खोड़ो साहब जल्दी से सर। अभी अगर रऊफ सिद्दीकी साहब हैं जी, जो बोल रहे थे, जी, अगर वो वही हैं जो मैं समझता हूँ एमक्यूएम से वही है, इनका वजीर भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, मशहूर आदमी है बहुत सर, हुकूमत में रहे हैं। बहुत मशहूर आदमी है रऊफ सिद्दीकी साहब, कौन नहीं जानता है। मैंने यही कहा कि जी वो रऊफ सिद्दीकी हैं जो मेरा यार है, वो एमक्यूएम से ताल्लुक रखता है, और एमक्यूएम बाकायदा इस मुल्क में जी हुकूमत में रही है जी। और एक जमाना तो ऐसा था कि वो मुंह से एक अल्फाज निकालते थे और जनरल मुशर्रफ उनको पता नहीं कितने पैसे दे देते थे जी। अब उन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ, मुझे तो पता ये चला कि जी उनके तो टेंडर भी नहीं होते थे, टर्न की प्रोजेक्ट होता था। और इनके जमाने बदल गए इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आप। चले मेरे दो और मेहमान हैं। खोड़ो साहब अलाउ मी एक सेकंड जी सर, जल्दी सर प्लीज। एक सेकंड मैं देखें, बात सुने, मैंने पहले ही कहा कि कराची को परफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मुसलसल कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें हम दोनों कसूरवार हैं। अगर कहते हो ना तो दोनों कसूरवार हैं। ये रऊफ सिद्दीकी भी इतने ही कसूरवार है जितना निसार खोड़ो है। ठीक सर, आप दोनों पे जुर्म साबित होता है, आप दोनों पे जुर्म साबित हो गया सर, आपने गवाही दे दी है। अब मुझे इजाजत दे, जमात इस्लामी का बड़ा स्टेक है सर कराची में। जमात इस्लामी के एडवोकेट साहब काफी वक्त से मुझे देख रहे हैं गुस्से से। सॉरी एडवोकेट साहब, आपका नजरिया इस इशू के ऊपर, क्यों कराची चौथा बदतरीन शहर है? तला भाई, हमारे साथ हमेशा ही ज्यादती होती है। आप देखें कि हमारी तो मेयरशिप भी छीन ली दफा। बहरहाल, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी यूरोपीय यूनियन के जरिए। ये तो हम कराची में रहते हैं, हमें पहले ही पता है। और हम तो इस बात पर हैरान है कि हमारा पहला नंबर क्यों नहीं आया, हम चौथे नंबर पर कैसे आ गए। जो हालत यहाँ पर कराची में हमें नजर आ रही है, उसमें तो हमें पहला नंबर आना चाहिए था। बाहर क्या, इसमें मैं अगर इसी खबर से जुड़ी दूसरी खबर आपको बयान कर दूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सूरत हाल क्यों है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक खत शाया हुआ है जो उन्होंने वजीर आला सिंध को लिखा है, जिसमें लिखा है कि NICVD के अंदर 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है और इसकी तहकीकात की जाए। तो तला साहब, कराची में सूरत हाल ये है कि कराची में जितने इदारे हैं वो सारे मफलूज कर दिए गए हैं। उन पर सिंध हुकूमत ने कब्जा कर लिया है, वो चाहे वाटर बोर्ड हो, वो चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। यानी आप अंदाजा कीजिए कि कराची में कचरा उठाने का निज़ाम भी अब सिंध हुकूमत के पास है। वो निज़ाम जो यूनियन कमेटी के पास होना चाहिए था, वो जो निज़ाम टाउन के पास होना चाहिए था, उस पर सिंध हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। वो उसके ठेके देती है प्राइवेट कंपनियों को, और प्राइवेट कंपनियां फिर मिल मिलाकर जो कुछ करती हैं। कराची कचरे का ढेर बना हुआ है। इसी तरीके से वाटर बोर्ड का हाल देखिए। वाटर बोर्ड एक मफलूज इदारा बन चुका है जो अरबों और खरबों रुपए के कर्जे लेता है, ग्रांट्स लेता है, और उसके बावजूद ना पानी सप्लाई कर पा रहा है, ना सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त कर पा रहा है, ना ही उसका जो काम है ऑगमेंटेशन का काम था उसका, जो K4 मंसूबा बन रहा है। आप देखिए, K4 मंसूबे की बात आ गई तो कितना जुल्म है कराची के साथ। पीपल्स पार्टी भी वहां पर बैठी है, MQM भी फेडरल गवर्नमेंट में बैठी है, और नून लीग भी, के 40 अरब रुपए चाहिए थे K4 के मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी बजट में सिर्फ 3.2 अरब डॉलर रखे हैं, अरब रुपए रखे हैं। इससे आप अंदाजा कीजिए कि कराची के साथ ये क्या शुरू करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत को गुज़िश्ता 16 साल से उसकी हुकूमत है, 1000 अरब रुपए मिले हैं NFC अवार्ड के नतीजे में और जो टैक्सेस के नतीजे में। और उसके बाद कराची की आप सूरत हाल देखिए, कोई मंसूबा इनसे नहीं बनता। ये BRT के नाम पर कराची में आप देखिए जो तमाशा लगा हुआ है, फॉरेन फंडेड पूरा प्रोजेक्ट है, इसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है इनसे। वाटर बोर्ड का K4 का मंसूबा हो या ऑगमेंटेशन का 1.6 बिलियन डॉलर्स कर्जा लिया है इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वो मंसूबा इनसे नहीं चल पा रहा। कराची की सफाई नहीं कर पा रहा है, कराची की सड़कें टूटी पड़ी हैं। वजह क्या है? पूरा कराची देखें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इन्होंने, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। और वो कर क्या रही है? पूरे इन्होंने सूबे से बदतरीन करप्ट लोगों को लाकर मुसल्लत किया है,
पूरी कराची में रिश्वत का बाजार गर्म है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, गली गली ठीक सर, मोहल्ले मोहल्ले। पॉइंट आ गया। जब हो क्या गया है कि ना पानी वहां पर अवेलेबल है, पॉइंट आ गया ना सर। सड़कें पार्किंग के लिए अवेलेबल हैं, ना वहां बस पर आपने गैस, मेरे ना जख्म ताज़ा बिजली। कर दिए। मैं हर भी चीज़ कराची की में रहता हूँ किल्लत सर, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। खानजादा साहब भी हैं मेरे साथ, वो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। रिजवान साहब, आपकी नज़र में कराची क्यों चौथा बदतरीन शहर है दुनिया का रहने के लिए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये आपकी बात को क्लियर कर दूं कि आपने कहा कि रऊफ सिद्दीकी साहब आप स्टेक होल्डर हैं, MQM स्टेक होल्डर है कराची की, थी, ख़त्म हो गई। 12 साल मुशर्रफ साहब का दौर रहा। वाकई निसार खोड़ो साहब ने सही कहा कि ये जो कहते थे वो होता था। 12 साल में जो चाहते ये कर सकते थे। इस कराची को ये पेरिस बना सकते थे। इनसे अच्छी तो वो NGOs हैं जो अपनी कौमों के लिए अस्पताल बनाती हैं, स्कूल बनाती हैं, रोज़गार बनाती हैं। इनसे अच्छी निकली वो। ये कराची को अपना कराची ज़रूर कहते थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने कराची को कराची समझा नहीं। अपनों ही क्यों मारा, अपनों ही को लूटा। इसलिए ये कराची दर बदर हो गया और ये कराची से इनका स्टेक चला गया। PTI को कराची की आवाम ने वोट दिया। अब आ जाएं जी निसार खोड़ो साहब। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट है और 17 साल से ताकतवर ये गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है। अब आप ये बताएं कि वो इदारे जो इनको 47 फार्म से जितवाते रहे, इन्हें हुकूमतें दिलवाते रहे, इन्हें लाते रहे, ये उनका कसूर है। ये किसी सियासी पार्टी का कसूर मैं इसमें मानता ही नहीं। वो इदारे जो करप्शन को रोकने के लिए बनाए गए थे, वो इनके साथ करप्शन में शामिल हो गए हैं और अब तक शामिल हैं। आप 17 साल का कराची को दिया हुआ बजट का फोरेंसिक ऑडिट कराएं। आप बल्दियात का ऑडिट करा लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि टाउन चेयरमैन सर बनने रिकॉर्ड से जल पहले गया है आग कितने में पैसे सर, थे ऑडिट उनके नहीं हो पास। सकता। रिकॉर्ड जल गया है आग में, ऑडिट बस नहीं हो सर सकता। रिकॉर्ड अगर जला दिया गया है तो फिर इस शहर का अल्लाह हाफिज है। इसको जान पूछ कर गाँव और गोठ बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ठीक, हुकूमत आने ठीक। के बाद जान पूछ के कराची के चारों तरफ सरकारी जमीनों पर गोठ आबाद कराए गए। ठीक, ये जान पूछ कर कराए गए हैं। सरकारी जमीनों पे गोठ आबाद कराए गए अपना वोट बढ़ाने के लिए कि कराची में पीपल्स पार्टी अपना वोट बढ़ाए। ये MQM और पीपल्स पार्टी की जो दुश्मनियां चलती रही 15 साल 20 साल तक, इसमें कराची का बच्चा, कराची का शहरी वो पिस गया। आप यकीन करें, आज हमारे लिए कराची के, मेरे शहर के बच्चों के लिए सिर्फ क्या है, बाइकी है, उबर है, जूस लगाना है, गन्ने की रोशनी है, मशीनें चला रहे हैं, टायर पंचर की दुकान लगा रहे हैं, PhD करके सूप बेच रहे हैं। वो 40,000 30,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसके जिम्मेदार ये दोनों हैं। MQM भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। एक के पास 12 साल रहे, एक के पास 17 साल रहे, लेकिन हेलो। अल्लाह तो हिसाब अब लेगा। एक दिन खोड़ो साहब जवाब अल्लाह देना जरूर चाह रहे पूछेगा हैं। आपसे। खानजादा साहब, अल्लाह मैं भी पूछेगा बात करना जरूर इजाजत आपसे दें। कि जी, जी, मैं आपने आऊंगा। क्या रऊफ किया। साहब आपकी तरफ भी आपको आऊंगा। ताकत बहस दी, गर्म हो गई है। आपको ताकत दी अल्लाह ने, बिल्कुल और ठीक। अल्लाह आपसे इसका हिसाब लेगा, हिसाब बिल्कुल लेगा, ठीक, इसका बिल्कुल हिसाब ठीक लेगा। रिजवान साहब, यकीन अल्लाह करिए अल्लाह आप। सबसे हिसाब लेगा, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर सक्खर कराची मोटरवे कब बनेगा? पूछते हैं अपने मेहमानों से। खोड़ो साहब, आई नो यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड भी करें, और सिंध के लोगों की दिल की आवाज है सर एक, कि वो सक्खर कराची मोटरवे बन जाए। हम बड़ा शुक्रगुजार होंगे वफाकी हुकूमत का। क्या आपको लगता है कि इस बार खोड़ो साहब बन जाएगा या फिर लटका दिया जाएगा लॉलीपॉप? हम इसके लिए लड़ते रहे हैं कि जी सक्खर टू कराची मोटरवे बने। अगर हुकूमत की नीयत होती तो उस पर 15 अरब रुपया न रखते। करेक्ट। प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर रोड बन रहा था तो उसको कैंसिल न करवाते। और अब अगर उन्होंने रखी है रकम तो बहुत कलील रकम रखी है, 15 अरब रुपए। इसलिए मुझे शक है कि कभी बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं दोस्त की बात पे थोड़ा सा एतराज करना चाहता था। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर गोठ बनाए गए। अब सरकार कौन सी? सिंध सरकार। जमीन कौन सी? सिंध की। और सिंध में अगर बेघर लोगों को प्लॉट कोई दिया जाता है तो उसमें क्या खराबी है? सर खराबी ये है कि वो माजरत उठा के चाहता हूं, बन जाते हैं। खराबी एक मिनट, ये है नहीं, कि मेरी बात, मैंने एग्रीकल्चर आपको लैंड नहीं के काटा ऊपर, था। डेयरी मैंने फार्म की आपको लैंड के काटा ऊपर, नहीं था। पोल्ट्री की लैंड के ऊपर मैंने नहीं आप काटा गोठ था आबाद यार, नहीं बना ऐसे सकते। नहीं। उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था खानदादा साहब, प्लीज। मैंने आपको काटा नहीं था। आई अपोलोजाइज। खोड़ो साहब कंटिन्यू। अक्सर सरकारी जमीन ही होती है जिस पे कभी कोई प्रोजेक्ट बनता है, कभी किसी का गोठ बनता है।
गोट किसके लिए बन रहा है? सिंध के लोगों के लिए बन रहा है। सिंध कौन सा है जिसमें हम सब रहते हैं? बिल्कुल ठीक सर। और वक्त मैं में तेज उसमें तेज सरकार में अगर कोई हो या आप सरकार हो या एमक्यूएम सरकार हो, गरीबों को प्लाट देने की क्यों वकालत करते हैं कि जी उनको प्लाट मिलने चाहिए बेघर लोगों को? नहीं मिलने चाहिए, वकालत हम सब करते हैं। नहीं मेरे ख्याल से खानदादा साहब कहना चाह रहे हैं, खोड़ो साहब खानदादा साहब कहना चाह रहे हैं सरकारी जमीन, नहीं ना यार, सॉरी सर पेरंते हता मुझे गाल तक दो, एक मेरी बात तो सुने सर। खोड़ो साहब सर 2021 में सरकारी जमीन जिसने 7 अरब की बेची थी आज वो वजीर है सर। कोई मिसयूज किए थे सर 2021 में 7 अरब की सरकारी जमीन बेची थी आज वो वजीर है सर। कर लिए थे एमिनिटी प्लॉट। यार ये बहस का तरीका नहीं है, जतोई साहब माफ कीजिएगा, ये बहस का तरीका नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, फिर मुझे किसी और को भी बोलने दे। बीच में अगर अटकेंगे तो फिर ये मजा निकल जाता है। देखिए यहां एमिनिटी प्लॉट के लिए बात चली, यहां उन पे कब्जे हुए थे। किसके दौर में कब्जे हुए थे? जो बोल रहे हैं दोस्त, उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि ये सरकार ने एमिनिटी पार्क बनाने के लिए किया है और आपने पार्कों पर कब्जा कर लिया, आपने स्कूलों के ग्राउंड पर कब्जा कर लिया। ये आपको क्यों याद नहीं है? गलत को गलत कहो। बिल्कुल ठीक। हाँ, रही बात कि अगर गोठ आबाद स्कीम है और सरकार ने अगर किसी को गोठ आबाद करने दिया है तो मैं समझता हूं सरकार का हक है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू निसार अहमद खोड़ो साहब, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, रिजवान खानजाद। लेकिन खोड़ो साहब जो पॉइंट हम रेस कर रहे थे कि जिस शख्स ने 2021 में सरकारी जमीन 7 अरब की बेची, पकड़ा गया, केस चला, 2 सालों में रिहा हो कि आज वो वजीर है। खैर मैं नाम नहीं लेता। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।